मैं कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन जैसे गैसेस के हवाले से बात की थी, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है। हम बात करते हैं वन बाय वन। अब लिक्विड एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है, हम जानते हैं कि इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज्यादा होती है। हम जानते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जब इनको टेम्परेचर दें तो एवापोरेट करते हैं, बॉयल करते हैं, डिफ्यूज भी कर सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने वन बाय वन आपके लिए लिख भी दी हैं। आप देखें, मेल्टिंग पॉइंट इनका स्मॉलर देन रूम टेम्परेचर होता है। ऑफ कोर्स इनका रूम टेम्परेचर से कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये मोल्टन फॉर्म में एज लिक्विड पड़े होते हैं। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड होते हैं, बॉयल करेंगे तो बाद में करेंगे और गैसियस फेज में जाएंगे। ये बातें इस तरह लिखने का एक पर्पस है कि एमडी कैट में जब क्वेश्चन किया जाता है तो सिंपलेस्ट मोस्ट चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जाती है इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए। सो मैंने अभी आपके सामने लिख दिया, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड्स। ऑफ कोर्स ये फिजिकल स्टेट है जो कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जो कि फिजिकल फोर्सेस होते हैं। आप लोग जानते हैं वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वंडर वाल फोर्सेस में हमारे पास डायपोल फोर्सेस होती हैं जिन्हें किसम फोर्सेस कहते हैं। हमारे पास इसके अलावा इंड्यूस्ड डायपोल और एक नॉन पोलर के दरमियान एक डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल में फोर्सेस होती हैं जिन्हें डिबाई फोर्सेस कहते हैं। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, जो नोबल गैसेस में होती हैं, जो हैलोजेंस में होती हैं। सारी डिस्क्रिप्शन हम जानते हैं, तो ये तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बाकी मैंने लिखा है कि इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लीटर फिक्स होता है। मिल्क आप लेने जाते हैं तो उसका डेफिनेट लीटर में वॉल्यूम होता है, पानी का होता है, शहद का होता है। लिक्विड्स है डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन उनकी शेप वही होती है जो कंटेनर की होती है। इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, इनकी इनडेफिनेट शेप होती है। एवापोरेट करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर इनको कंप्रेस करें तो इनमें कंप्रेशन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, निग्लिजिबल कंप्रेशन होती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर दें, अब मतलब एक्सपैंड करते हैं टेम्परेचर पे, हाँ, वो भी एक इतनी ज्यादा मेजर एक्सपेंशन नहीं होती जिस तरह के गैसेस में होती है। सो कह सकते हैं कि लिक्विड एक ऐसी स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज गैसेस और सॉलिड के दरमियान में कहीं पे फॉल करती हैं। सो ये जनरल इंट्रोडक्शन था लिक्विड्स के हवाले से हमने बात की। अब हम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इवेपोरेशन की बात करेंगे। आप सामने देखें, मैंने डिफाइन कर दिया व्हाट इज इवेपोरेशन। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हर लिक्विड खुद ब खुद अपने ही अंदर मौजूद जो एनर्जी होती है, उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल उसकी अपर लेयर को स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तो ये सरफेस फिनोमेनन है। इसकी सरफेस से एनर्जी गेन करके मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली एट एवरी टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपसे एक बात करता हूं, क्या -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी हुई बर्फ में इवेपोरेशन होती है? यस, इवेपोरेशन occurs at all temperatures. यस, ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अपर सरफेस पे भी एक खास टाइम आप देखते हैं ना, ब्लॉक्स बर्फ के आपके सामने आते हैं तो वहां पे इवेपोरेशन होती है। If there is a slight presence of the layer, even a single layer of a liquid, it will show evaporation. Spontaneous process है। हालांकि आमतौर पे यूजुअली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो एंडोथर्मिक डेफिनेटली नहीं होते। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और डाउन करते हैं। लेकिन ये कैसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद ब खुद हो रहा है और एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिसिटी चाहे वो अपने मॉलिक्यूल से गेन करे चाहे एक्सटर्नल प्रेशर, जिनकी बातें मैं अभी डिस्कस करता हूँ स्लाइड में, बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, आपके सामने अभी व्हाइट बोर्ड पे एक स्लाइड आ रही है which will completely explain all the data about the evaporation. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं जो कि इवेपोरेशन के हवाले से डिजाइन की गई है फॉर यू पीपल स्पेशली, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो और हर चीज अलग-अलग आप लोगों के लिए क्लियर हो। आप देख सकते हैं स्लाइड पे सबसे पहले मैंने लिखा है इवेपोरेशन, इसको मैं डिफाइन कर चुका। आप देखें उसमें मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी कि स्पॉन्टेनियस नेचुरल फिनोमेनन ऑफ एवरी लिक्विड। वो लाइन देखता है, वो एग्जैक्ट द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर्स इज कॉल्ड द इवेपोरेशन एंड इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल टेम्परेचर्स। मैंने यही बात की थी, अभी डेफिनेशन होगी। अब वो सेकंड पार्ट में हमने आपके सामने प्रेजेंट किया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जो फीचर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि एमडीकेट के क्वेश्चंस की रीजंस बनेंगे। ओपन कंटेनर में बात होती है ना, क्लोज कंटेनर में वेपर प्रेशर होता है, और ओपन कंटेनर में हम लिक्विड की इवेपोरेशन की बात करते हैं कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस जो
गैशियस फेज में वेपर्स बने वो उड़ जाएं, वो इवेपोरेट कर दें, वो सिस्टम को छोड़ दें। अब देखिए इन तमाम चीजों को ज़हन में रखें, नेचुरल फिनोमेनन है, खुद ब खुद होता है। वाटर इवेपोरेट करता है लेक से, ओशन से, रिवर से, कहीं भी पानी के टप से, ग्लास से वाटर इवेपोरेट करता है। टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, इट्स अ सरफेस फिनोमेनन। मैंने अभी तो कहा कि सरफेस लेयर के मॉलिक्यूल्स खास एनर्जी पे पड़े हैं, लिक्विड थे, उनको नीचे से स्ट्रैकिंग होती है, अपने ही लेयर्ड मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो जो लेयर यानी सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है, नाउ दैट इज इन अ पोजीशन टू लीव द सिस्टम और इवेपोरेट कर जाता है। इट्स वेरी सिंपल। फिर कहता है कॉजेस कूलिंग, द ब्यूटीफुल एमसीक्यू रिजल्ट्स। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेनन। क्यों? अभी तो बोला कि लोअर एनर्जी सारी अपर लेयर लेके उड़ जाएगी। जब हम एक पिक्चर में पानी रखते हैं, वहां पे इवेपोरेशन होता है, वहां पे हमारे पास एक तरह से सरफेस फिनोमेनन को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके पोर्स में हाई वेपर्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेशन हो रही है। तो इवेपोरेशन इज अ कूलिंग फिनोमेनन। It's a spontaneous phenomenon. It's a natural phenomenon. It's an endothermic process. And it's a cooling phenomenon. ये हम 3 पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे इवेपोरेशन के एमसीक्यूज बनती हैं। एंड आई एम एक्सप्लेनिंग, स्लाइड आपके सामने आप देखते जाएं। फिर वो कहता है, वो सारी केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा है कि when the high energy molecules leave the liquid and the low energy molecule reside into the liquid, the temperature of the whole liquid decreases. ये वही बात कर रहा है जो कि आपसे सामने बात की गई है। फिर आपके सामने फैक्टर्स, इस पे एमसीक्यूज बनते हैं। कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैंने भी करवाई और यहां से भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फैक्टर्स के जिन पे इवेपोरेशन इफेक्ट करती है, बड़ा खूबसूरत सवाल है। इस सवाल की तरफ जाने से पहले इसके आंसर्स, उसकी जस्टिफिकेशन और वो फैक्टर्स मैंने आपके सामने स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं कि जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है। It's a work for you people so that you can get in the simplest way. Intermolecular forces, क्या ख्याल है अगर दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतनी देर से उनकी एनर्जी वाला बॉन्ड टूटेगा जी, उतनी कम इवेपोरेशन होगी। सो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। एक लिक्विड जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं उसकी इवेपोरेशन कम होगी, जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीकर हैं, मतलब वीकर है, तो वो जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। सो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी बयान कर दी, जिस पे डिपेंडेंस और किस तरह डिपेंड करती है वो रिलेशन भी एक्सप्लेन कर दी, इनवर्स। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा किनेटिक एनर्जी होगी, ज्यादा इवेपोरेशन होगी। सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। आप 1 लीटर वाटर को एक टब में फेंक दें और 1 लीटर वाटर को जग में रखें, सरफेस फर्क आ गई ना। टब में वाइड सरफेस है और जग में बड़ा लिमिटेड एक्सपोज सरफेस है। कौन सा पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा? टब वाला। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ऑफ कोर्स लेयर होगी, उतनी ज्यादा सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे। सो इट्स अ सरफेस फिनोमेनन। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। रिलेशन भी समझते जाएं। ट्रिक कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट लेफ्ट कर सकता है, चीज यही है, यू हैव टू आंसर विजिलेंटली, एक्टिवली। नेक्स्ट पे बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। भाई एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए, बस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाए तो क्या होता है? तो सर वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके एटमॉस्फेयर में एज अ वेपर आना चाह रहा है, उसको प्रेशर मिल रहा है, वो नहीं आएगा। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, इवेपोरेशन कम होगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है इनवर्सली, जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन कम होगी। सो साथ साथ रिलेशंस भी याद रखें। फिर स्लाइड में ही आपके सामने मैंने जो बात एक्सप्लेन की है वो आपके सामने है, ह्यूमिडिटी एंड व्हाट डू यू थिंक। ये तो मैं वाटर से एसोसिएट करता हूं। अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स एक एरिया में ज्यादा है तो मेरे पास जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, जैसे उसके वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। ये फिनोमेनन पूछा गया। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को एज अ ट्रांसमीडिएट एज अ वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन कंसीडर कीजिए। अगर एमडीकैट में क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक वाटर सोर्स ने एक ड्राई एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होना है और एक ह्यूमिड एरिया में इवेपोरेट होना है, तो किस में ज्यादा इवेपोरेशन होगी? ऑफ कोर्स वो वाटर
जो कि ड्राई एटमॉस्फेयर में पड़ा होगा उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि इसके सराउंडिंग एयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेपर्स कम है, वो वन साइड रिएक्शन स्पीड से होगा, और जो ह्यूमिड एरिया वहां पे तो ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज्यादा, रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है और इवेपोरेशन स्लो डाउन हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इवेपोरेशन। अब एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं स्लाइड पे, ये आपके सामने एक स्लाइड रख रहा हूं। वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ये जो सारी बातें मैंने की हैं अभी आप इनको आंसर करेंगे। Which of the following statement about the evaporation is incorrect? गलत स्टेटमेंट देखनी है, अभी बात की देख लेते हैं। कहता है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही कह रहा है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज एक्सोथर्मिक, यही तो गलत है। एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिसिटी होती है एनर्जी मिलेगी तो इवेपोरेट करेगा, एनर्जी मिलेगी तो बॉन्ड टूटेगा, एक्सोथर्मिक नहीं होता, ये गलत है। बाकी ऑप्शंस में देख लेता हूँ। इट इज सर्विस फिनोमेनन, बिल्कुल ठीक है। कॉज कूलिंग, बिल्कुल ठीक है, तो ये बीटा ऑप्शन रॉन्ग है। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर मोर प्रैक्टिस अभी आप देखें व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ और एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लिखे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक एमसीक्यू लिखा है, इवेपोरेशन फिनोमेनन डिपेंड्स अपॉन, ये जो डिपेंडेंस का फैक्टर है ना, इसको मैंने दोबारा पूछा है किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे। हाँ मैंने भी बताया, इनवर्स, जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी इवेपोरेशन उतनी कम होती जाएगी, डिपेंड तो करता है। फिर बीटा ऑप्शन में कहता है टेम्परेचर पे, यस ऑफ कोर्स, अभी तो बोला टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। ऑल ऑफ देम, इन तमाम फैक्टर्स पे इवेपोरेशन का फिनोमेनन डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इवेपोरेशन इज सिंपल एंडोथर्मिक प्रोसेस, यस दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अल्फा ऑप्शन ठीक है। मैं चार्ली भी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ तो वो कह रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ तो ये दोनों स्टेटमेंट अल्फा एंड चार्ली ठीक है। डेल्टा इज माय आंसर, अल्फा एंड चार्ली, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये दोनों चीजें इसके बारे में ठीक है। ये वो एमसीक्यू था जो किस प्रैक्टिस करवाएगी, ऑपरेशन के बारे से बात करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं हमारे लिए क्या है। Another very important topic, vapor pressure. What is vapor pressure? Consider a liquid in closed container. evaporation में बात की थी liquid in the मतलब open container, closed container में क्या होता है? evaporation होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा अभी मैं टेम्परेचर प्रोविजन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि evaporation होती है, बिल्कुल हो रही। वेपर्स जाए जा रहे हैं लेकिन ऊपर से उड़ नहीं रहे, लिड रखी गई है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, वेपर्स एटमॉस्फेयर में जमा हो रहे हैं। गॉट इट। अब एक वक्त आएगा कि जितने वेपर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं, उस जार के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें गए हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो दोबारा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, वो वेपर फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जारी रहता है, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं ना, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है और आधा आधा होके बंद हो जाता है, ऐसा नहीं। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम बोथ साइड्स कंटिन्यूज बट मेंटेन एंड सस्टेन्स द इक्विलिब्रियम। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एक क्लोज कंटेनर जिसमें कोई भी लिक्विड पड़ा एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस ही लिक्विड के वेपर्स एक खास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी लिक्विड के वेपर्स एक खास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने लिक्विड की सरफेस पे। That pressure is called as vapor pressure. See the definition? The pressure exerted by the vapors of the same liquid in the closed container, vapors of the same liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature, that is called as the vapor pressure. इसकी मजीद डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए once again I designed a beautiful slide and highly informative slide for you people. Watch on the board. आप अपने सामने एक स्लाइड देख रहे हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, स्लाइड आपके सामने है। वेपर प्रेशर के हवाले से सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दी जिसको मैं बोल चुका हूं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द सेम लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द इवेपोरेटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो मैंने डेफिनेशन बयान कर दी है। अब जो सबसे खूबसूरत एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से पॉइंट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में, वो मैंने क्लियर किया। आप देख रहे हैं स्लाइड पे लिखा है फैक्टर्स। मैंने फैक्टर डिपेंडेंस और वो फैक्टर जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता उन दोनों को अलग कर दिया, खास वजह से किया। आप ये याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता और किस पे डिपेंड करता है।
एवेपोरेशन से डिफरेंट, एवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अमाउंट वेरी करने पे भी करती है, बट ये वेपर प्रेशर है। इसके पॉइंट्स देखें, स्लाइड आपके सामने है। मैंने लिखा जी द फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड या अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स। वो पहले देखते हैं, आपके पास पड़ा हुआ है नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ, जो भी नेचर ऑफ लिक्विड है वो डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। मेरे पास वाटर है जो कि बड़ी देर से बॉयल होता है, मेरे पास ईथर्स हैं जो बड़ी जल्दी बॉयल होते हैं, एवेपोरेट करते हैं, उनके इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो ज्यादा वेपर्स बनाएंगे ना। तो नेचर ऑफ लिक्विड चेंज करने से हर एक मटेरियल का वेपर प्रेशर चेंज होगा। हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है और अपना वेपर प्रेशर होने की वजह से इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। गॉट इट? तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। इसकी मजीद बातें अभी आप देखते हैं। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बिल्कुल डिपेंड करता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा हो जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल भारी हो जाएगा। ओके, एवेपोरेट देर से होगा, हाँ वेपर्स कम बनेंगे, कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर प्रेशर होगा। गॉट इट? दूसरा फैक्टर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जिसे हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, जो द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में उनके साइज की वजह से होती हैं, साइज पे डिपेंड करती है ना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो बढ़ जाएंगी। जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा डिस्पर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उतने ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल्स, उतनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उतना कम वेपर बनेगा। गॉट इट? तो वेपर प्रेशर साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, फैक्टर डिपेंडिंग। उसके बाद इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, द सेम फिनोमेनन। जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी उतने कम वेपर्स बनेंगे, जितने कम वेपर्स बनेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। माय डियर स्टूडेंट, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर पॉइंट, अभी बात करूंगा उसके बारे में भी, इज दैट टेम्परेचर पॉइंट एट विच अ मटेरियल एक्सटर्नल प्रेशर और उसका अपना वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, वो अपनी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो एक लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, तो ये भी याद रखिएगा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की तरह। और डेफिनेटली वो टेम्परेचर भी कह रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे जैसे एमडी कैट का क्वेश्चन इस पर बनता है, बनेगा, मैं ओरली बोल देता हूं कि मेरे पास एक लिक्विड वाटर है, इसका वेपर प्रेशर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा होगा कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑफ कोर्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। जैसे जैसे लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के पास पहुंचता जाता है उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। क्लियर? याद रखें। अब अगली बात करते हैं उन फैक्टर्स के जिनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्लाइड आपके सामने मुसलसल चल रही है फॉर यू पीपल, so that you can notify, and I'm explaining every word, every line. वो कहता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे डिपेंडेंस होती है एवेपोरेशन की। अब पानी है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट रिलेशनशिप है ना। पानी आप एक बड़े टब में बॉयल करें या पानी एक कप में बॉयल करें, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में फिक्सेशन है। हर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, लेकिन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया बढ़ा दें तो भी, अगर आप उनके ऊपर लीड रखें बड़े टब में भी, तो जो वेपर प्रेशर एक लार्ज एरिया में एक लिक्विड का होगा वही वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के एक स्मॉल एरिया में होगा। सो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, बट evaporation डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। बोल दिया, बड़ा अहम पॉइंट है, याद रखिएगा, एमडी कैट में याद रखा जाएगा, सिंपल है, मेमोराइज करें। उसके बाद कहता है जी इट इज इंडिपेंडेंट नॉट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आप 1 लीटर पानी बॉयल करें, आप 1 लीटर पानी का वेपर प्रेशर नोट करें, आप 10 लीटर पानी का वेपर प्रेशर नोट करें, एक ही वेपर प्रेशर रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। इस तरह अमाउंट ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये तीनों फैक्टर्स मैंने लिख दिए आपके सामने, इट्स वेरी क्लियर, यू कैन अंडरस्टैंड। तो अब इसके बाद इसी स्लाइड में मजीद है कि मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर। मैं स्लाइड रखूंगा,
आप देख रहे होंगे कि सर व्हाइट बोर्ड पे तो आपने प्ले नहीं किया, मैंने स्लाइड्स में आप लोगों के लिए द परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्लेस्ड। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे मैनोमेट्रिक मेथड कहते हैं, तो मैनोमीटर को यूज करते हैं वेपर प्रेशर के लिए। अभी आप एक और स्लाइड देख रहे हैं आपके सामने है जिसमें मैनोमेट्रिक मेथड आपके लिए प्लेस किया गया है। मैनोमेट्रिक मेथड के एमसीक्यू याद रखें, दिस इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। अब इसमें होता क्या है, आप जानते हैं, वेरी मच फेमिलियर, आपके सामने वो डायग्राम मौजूद है, मैनोमीट्रिक है। आप पहले लिक्विड को उस बार में रखते हैं, ये जो भी फनल है, जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसको पहले आप थर्मोस्टेट में रख के फ्रीज करते हैं। हम चाहते हैं कि उस फ्लास्क के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है ना, हम मैक्सिमम हर चीज अदर देन दैट लिक्विड वेपर्स निकाल दें। इस मेथड में जब हम बार 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 उसको फ्रीज करके रिमेनिंग वेपर्स को निकालते हैं तो मेरे पास अब मैनोमेट्रिक लिम्स के साथ कनेक्टेड आएगा जार। उसमें अगर किसी चीज के वेपर्स होंगे तो सिर्फ किसके होंगे, सिर्फ उसी लिक्विड के होंगे वेपर्स। और मेरे पास परफेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर फॉर ओनली दोज लिक्विड इज मैनोमेट्रिक मेथड। बार बार बोल रहा हूँ, वो आपके सामने प्रोसीजर मैंने लिख दिया, मैं बोल देता हूँ। कहते हैं एक्चुअली द प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड in the flask is equal to the sum of the atmospheric pressure and the delta H, which is the change in the heights of the mercury level in the limbs. Got it? ये आपके सामने बना हुआ है, सारा आपके सामने है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर कहता है P is equal to PA plus delta H, where P is the vapor pressure of the liquid at 1 atmospheric pressure। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना उसको P कह रहे हैं, एंड P इज द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके ऊपर होता है, और डेल्टा H जो भी मैंने बोला कि डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द डेल्टा H ना, एक दोनों राइट आर्म लेफ्ट आर्म में क्या गैप आ रहा है डेल्टा H वो आपके सामने है। तो ये आपके सामने मैनोमेट्रिक मेथड एक्सप्लेन कर दिया गया, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया गया। आप वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर आपको पता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिससे 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी कहते हैं या 76 सेंटीमीटर मर्करी भी कहते हैं। इसी से निकालते हैं ना वो मैनोमेट्रिक में, मर्करी बार के कॉलम की हाइट के चेंज होने से जो मिलता है वो बार बार सिंपल बातें हैं। सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। तो ये बड़ी मजेदार बातें थी वेपर प्रेशर के हवाले से। एक एमसीक्यू मैं अभी इसी स्लाइड में चूंकि नीचे लिखा हुआ उसको शेयर कर देता हूँ। वो कहता है द वेपर प्रेशर, इसका दूसरा नाम ही बोल दिया इसने, इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोलते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम प्रेशर इतना यूज कभी भी नहीं होता है एमडीकैट में। बहरहाल आपको मैंने बता दिया है, लिख दिया है कि वेपर प्रेशर, इसको इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कहते हैं। ऑफ अ लिक्विड इज दैट प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ये तो उसकी डेफिनेशन बोल दी है, बिल्कुल ठीक है। आगे कहता है इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करता, देख लेते हैं। अभी बोला, ज़हन में रखिएगा। ऑप्शन ए में कहता है नेचर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है इस पे, इसके चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज होता है, जितने बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता था ना। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने भी कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। माय आंसर इज द डेल्टा, जो कि आपके सामने है। मजीद आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, आप लोगों के लिए मैंने कुछ और एमसीक्यूज भी रखे हैं। वॉच दिस, which one of the following has the lower vapor pressure? अच्छा जी, H2O ethyl alcohol। How could I answer? मैं डिफरेंट नेचर के कंपाउंड्स को देख के कैसे कह सकता हूँ कि किस लिक्विड का वेपर प्रेशर। मैं कह सकता हूँ, मुझे एक रिलेशन पता है जो मैंने गाइड किया है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। यही बोल रहा था ना मैं, जितना ज्यादा किसी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? जिसमें जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी चेक कर सकते हैं। मैंने बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी है क्योंकि ये एमडीकैट का क्वेश्चन था, आपके सामने प्लेस किया। वाटर सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। इथाइल अल्कोहल 78.5, लेट्स सपोज मैं लिखता जाता हूँ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 78.5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। HF द पॉपुलर 19.5 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन 56 पे। अब आप आंसर कर सकते हैं आसानी से, भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा है
उसका वेपर प्रेशर उतना लोअर है। ऑप्शन ए इज माय आंसर अल्फा। इसको रिवर्स में भी पूछ सकता है कि बताओ किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। गॉट इट, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। एक और एमसीक्यू आप लोगों के लिए जिसे मैं लेके चलता हूं, एमसीक्यू है वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, हम देखते हैं, अभी मैंने बोली थी प्रॉपर्टीज के वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। उसने कहा कि किस किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। कि वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, वेपोरेशन डिपेंड करती है, तो इस पे नहीं डिपेंड करता। अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। माय आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, नन ऑफ देम। ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी एक एमसीक्यू जो कि आपके सामने प्लेस किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर, जिसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी गई। आई होप कि आप सुन रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, द वेरी मच रिलेटेड मटेरियल अबाउट द लिक्विड्स। द टेम्परेचर पॉइंट, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एट विच द वेपर प्रेशर, जिसकी अभी बात की, ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to its external atmospheric pressure। अब यहां पे बातें आती है मजेदार। मैं जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, मेरे वर्ड सुने, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, उसका जो वेपर्स बनने का प्रोसीजर है कम होगा, उसके वेपर्स कम बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अ रिलेशन फॉर यू पीपल आई एम राइटिंग, जस्ट अंडरस्टैंड। मेरे पास जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, जी अभी पढ़ के आए हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको समझ लें, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन और स्लाइड की तरफ जाऊंगा। जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा, जितना कम वेपर प्रेशर होगा ऑफ कोर्स उतना मटेरियल लेस बॉयल करेगा, उसे बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बॉइलिंग फिनोमिनन उसका देर से होगा, बॉइलिंग पॉइंट देर से आएगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर पॉइंट, जस्ट अ टेम्परेचर पॉइंट। It's not a kind of a physical phenomenon, it's a temperature point. कौन सा point? At which the vapor pressure becomes equal to the external pressure. और यहां से एक और बात क्लियर होती है कि मैं बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकता हूं, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, जी हो सकता है। कैसे? अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर दूं। आपने टर्म सुनी है ना, वैक्यूम डिस्टिलेशन। जैसे ग्लिसरीन की बात कर लें, आप वैक्यूम डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं, वो डीकंपोज हो जाती है ना 290 डिग्री सेंटीग्रेड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, साथ ही डीकंपोज हो जाती है। हम नहीं चाहते कि वो डीकंपोज हो, तो मैं वैक्यूम क्रिएट करता हूं, मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम करता हूं। जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर कम करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास वेपर ज्यादा बनेंगे, मेरे पास वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। गॉट इट? सो यहां से एक बात तय हो गई कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट को चेंज किया जा सकता है। प्रेशर कुकर में यही तो करते हैं। मैंने वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात की, उसमें यही किया। प्रेशर कुकर में आप 760 टॉर जो कि नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको चेंज करके 1489 टॉर या मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे ले जाते हैं, हाई कर देते हैं, मोर देन डबल कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली डबल कर देते हैं। तो क्या होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, वही वाटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है 1 एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब कुछ स्लाइड देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने एक स्लाइड है बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। उसमें मैंने पहले डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन जो मैं अभी बोल चुका हूं वो डेफिनेशन भी आपके सामने लिखी भी हुई है, दोबारा भी आ गई है। दिस इज अ स्लाइड स्पेशली डिजाइन फॉर यू पीपल के हमसे एमडी कैट से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के आंसर हो जाएं। फिर आगे आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस, मैंने इसकी रिलेशनशिप बता दी है, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन डिस्कस कर लिया, मैंने वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर का इनडायरेक्ट रिलेशन, मैंने बॉइलिंग पॉइंट का और वेपर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन डिस्कस कर लिया। अब उसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एमडी कैट के क्वेश्चंस हैं, वो कहता है जी प्रेशर कुकर, जिसकी मैंने अभी बात कर दी कि प्रेशर कुकर में हम एक्सटर्नल प्रेशर, वो जो प्रेशर कुकर होता है उसमें बढ़ा देते हैं।
760 टॉर से 1489 टॉर कर देते हैं, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मूवमेंट करते हैं, मरी जाते हैं, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। हम जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में अपवर्ड मूव करते हैं या फ्रॉम द सी लेवल अप जाते हैं, तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है ना। मरी में 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ये एमसीक्यू है। तो वाटर 98 पे बॉयल हो रहा होता है। माउंट एवरेस्ट पे 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा होता है, क्यों? हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर लो हो चुका होता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपने याद रखने हैं, वो भी याद रखना आपने 323 टॉर वाला फैक्टर भी, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है, हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर के कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। सो कॉमन एग्जांपल्स आपके सामने है, ये सारी एग्जांपल्स उन्होंने आपके लिए शेयर कर दी हैं। वो जो वैक्यूम डिस्टिलेशन का फिनोमेनन था वो भी मैंने आपके सामने प्लेस कर दी है कि हमारे पास जो ग्लिसरीन है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होती है, साथ ही डिकम्पोज हो जाती है। अगर मैं इसको बॉयल करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट करना चाहूँ तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, क्योंकि आपने बॉइलिंग पॉइंट पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वो सेपरेट होगी, साथ ही डिकम्पोज हो जाएगी। मैं इसकी वैक्यूम डिस्टिलेशन करता हूँ, मैं एक्सटर्नल प्रेशर लोअर करता हूँ, फिर ये 210 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होती है, वो डिकम्पोज नहीं होती। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जो कि आपके सामने एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक स्लाइड आप देख रहे हैं जिसमें मैंने एमसीक्यू शेयर की है। इट्स एन इंफॉर्मेटिव एमसीक्यू फॉर यू, जो कि अभी मैंने प्रेशर्स की और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की थी। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शन ए कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 120 डिग्री सेल्सियस 1489 टॉर, बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रेशर कुकर में, इनकरेक्ट देखनी है। Boiling point of the water is 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 23.7 टॉर, रूम टेम्परेचर पे किस प्रेशर पे पानी बॉयल करता है? 23.7 टॉर पे करता है, याद रखिएगा। सही कह रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 98 एट 700 इन मरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब मरी में तो मैंने बताया था ना, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा में कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड 323 टॉर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा है, उस पे 69 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा। अब देखिए माइनर सा डिफरेंट है। 323 टॉर मैंने अभी बोला था एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो पानी 69 पे बॉयल होता है, याद रखना है, आप लोगों के सामने है। वेल डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बात करेंगे मजीद रिमेनिंग टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेक्स्ट बोर्ड पे। सो मूव ऑन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज रेलेवेंट लास्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसके ऊपर फोकस करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अब मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं, ये एमसीक्यू है, याद रखिएगा। अगर हाइड्रोजन का फिजिकल बॉन्ड किसी पार्टनर एटम के अंदर मौजूद फ्लोरीन एटम या ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम हो, तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देयर आर वेरी रेयर केसेस अबाउट क्लोरीन, लेकिन आपकी बुक में जितनी भी क्लोरीन की मिसालें दी गई हैं दोनों बुक्स में, तो मैं इसलिए उसकी बेस पे क्लियर कट कह रहा हूं कि हमारे पास क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, याद रखिएगा। तय कोई बात। अब आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड। इस बॉन्ड के बनने के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एमसीक्यू में पूछी जाएंगी, याद रखें। पहली कंडीशन क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसकी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, और वो सिर्फ 3 है, मैंने बता दी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन, यू कैन से फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गॉट इट। अब लोन पेयर होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट कर सके, और दूसरे एक H पॉजिटिव आयन, H आयन तो नहीं, H पार्शली H पॉजिटिव एटम होना चाहिए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो, जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। हाइड्रोजन एटम और लोन पेयर अगर ये होंगे तो ये दोनों मिलके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। दिस इज द डेफिनेशन जो कि आपके सामने लिखी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी है, हर प्रॉपर्टी एक एमसीक्यू है, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड है,
स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड है। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज बहुत चेंज होती हैं, लेकिन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी केमिकल प्रॉपर्टी। गॉट इट? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड, सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। HF हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। जाहिर बात है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा पोलैरिटी डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 4.0। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बट ये मैं क्या लिख रहा हूं? H2O has the strongest hydrogen bonding. What is difference between bond and bonding? How can I say bond is different and bonding is different? My dear student, hydrogen bonding is a phenomenon, is a collective phenomenon, जिसमें पूरे यूनिट के अंदर देखा जाएगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF हेक्सामेरिक फॉर्म में पाया जाता है। HF ओनली हाइड्रोजन हैलाइड जो लिक्विड है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, तो बॉन्डिंग वाटर में कैसे ज्यादा होगी? भाई वाटर में ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स हैं और उसके साथ केमिकली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हैं, दो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 लोन पेयर हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बनते हैं। इसका बॉन्डिंग फिनोमिनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल है HF से, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक और अहम तरीन बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट MD-CAT MCQ आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग फिनोमिनन है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, उसको तोड़ने के लिए हमें 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। कितनी? 40.7। अब नॉर्मली बच्चे से जेहन में यही बात आती है ना कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। नहीं, वाटर में वैंडरवाल फोर्सेस भी होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। वाटर में 40.7 किलो जूल जो एनर्जी उसकी फिजिकल फोर्सेस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, उसमें 22.5 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है और 18.2 जो है दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वैन द वाल बॉन्ड। गॉट इट? तो वाटर का जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें फिजिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी 40.7 किलो जूल्स पर मोल चाहिए होती है वो दो तरह की फोर्सेस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा वैन डर वाल फोर्सेस। ये रिलेटेड बात थी। अब आपको मैंने वैसे इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया, वो तो समझ आ गया ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा होती है क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। MD-CAT के क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूँ। इन आइस, मैं आइस की बात करता हूँ, जमा हुआ पानी ना, उसमें मेरे पास ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड विद हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स। तो नॉर्मली स्टूडेंट सोचता है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से जुड़ी हुई है। नहीं भाई, आइस है, आइस में 2 स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी हैं। एक ऑक्सीजन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम से केमिकल बॉन्ड के थ्रू, इंट्रामोलेकुलर फोर्स, वो जो उसका कोवेलेंट बॉन्ड है, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थ्रू 2 हाइड्रोजन एटम से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि फिजिकल बॉन्ड है उसके जरिए जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम फैक्टर्स रिलेटेड है, याद रखने हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, इट कैन अफेक्ट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दिया। अब इसकी और चीजें कि हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस कहाँ पे, मैंने एक MCQ लिखा आपकी क्लैरिटी के लिए, आए देखते हैं इसको, चेक करते हैं, इसमें मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। वॉच दिस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, शुगर मॉलिक्यूल्स होती हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। इसमें हम जानते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कार्बोनाइल कार्बन होता है, यानी C डबल बॉन्ड O होता है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड, और वहां पे हाइड्रोकार्बन के पास हाइड्रोजन भी होती है। तो यस, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की केमिस्ट्री समझ में आ रही है क्या होती है? ऑफ कोर्स ये आपके सामने आती है, पाया जाता है। नंबर बी में पेंट्स एंड डाइज, हमने बुक में पढ़ा, वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो पेंट्स की एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें भी। चार्ली ऑप्शन, द न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA,
हमारे पास जो स्टैंड्स होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, हमारे पास जो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, जो अल्फा हेलिक्स होते हैं, जो बीटा हेलिक्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, आयरनिन थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑल ऑफ देम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है कि इसकी वजह से लाइफ है, ये इन तमाम यूनिट्स में पाई जाती है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लिनजिंग एक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड यूज होता है। ऑफ कोर्स हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ समुद्रों में जिंदा है, दैट इज द गिफ्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जब वाटर फ्रीज होता है तो 9% वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 9% डेंसिटी डिक्रीज होती है, आइस फ्लोट करती है, नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, सारी बातें आपको पता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, Which one of the following does not have, खूबसूरत सवाल है, एमडी कैट का सवाल आप लोगों के लिए लिखा, Which one of the following does not have the dipole interactions। अब देखता हूं, अब मैं सोचता हूं कि यार यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ब्रोमीन, और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन और इसके पास लोन पेयर भी है, ब्रोमीन के पास इंटरेक्शन भी है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिखने में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, लेकिन मेरी बात आपको याद आएगी कि नहीं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ब्रोमीन तो नहीं है कहीं पे, ये डायपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बीटा ऑप्शन में भी सेम रीजन, क्लोरीन आ गया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कहना है HCl में डायपोल फोर्स पाई जाती है, जिसे हम कीसम फोर्स भी बोलते हैं, कीसम फोर्सेस भी बोलते हैं ना, डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस को। तो यहाँ पे देखते हैं HI और HI, ऑफ कोर्स द सेम रीजन, बट डेल्टा में मैं अगर देखता हूं तो HF जी, मुझे फ्लोरीन नजर आ गया, मुझे पता है फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या अमोनिया में नाइट्रोजन हो, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, these were the few things about the hydrogen bond. I tried to explain that in the liquid range, जो कि हमारा आज का टॉपिक था, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड हर चीज को आप लोगों के लिए क्लैरिफाई किया जाए, जस्टिफाई किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस लेक्चर में जितनी भी बातें सुनी हैं उनको याद रखेंगे, वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम एमसीक्यू जो मैंने स्लाइड्स में दिखाए, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे, जो मैंने ओरली बोले, आपने नोट डाउन किए होंगे, आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।